हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो पिछले 2 दिन से हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ पाए थे, तो कुछ लॉकडाउन या बाकी जो समस्याएं थी उनसे संबंधित सवालों पर बातचीत हो रही थी। आज से हम वापस से अपने विषय पर आते हैं। हमने 2 दिन पहले प्रस्तावना को पढ़ना शुरू किया था। हमने प्रस्तावना का सामान्य परिचय उसमें पढ़ लिया था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस चीज को देख लीजिएगा जहां हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। तो हमारे संविधान के पहले पन्ने पर प्रस्तावना अंकित की गई होती है। हम उस प्रस्तावना को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है सत्ता का स्रोत, दूसरा है भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप, तीसरा संविधान के उद्देश्य और चौथा लागू होने की तिथि। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ये आज वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि हमने 2 दिन से किसी भी विषय को पढ़ा नहीं था, और दूसरा आप में से अधिकतर विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज कर अलग अलग माध्यम से ये कहा था कि वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाएं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर देखा उसके बाद बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर देखा फिर उसको बंद कर दिया। आप लोग कंटिन्यू से देखिएगा, ठीक? तभी समझ में आता है, तभी मजा आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सत्ता का स्रोत। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी आप जानते हैं या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारी प्रस्तावना का अंत 3 शब्दों से होता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दरअसल हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है और भारत के लोगों पर लागू होगा। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर आलोचना की है, इस बात पर आरोप उठाया है कि हमारे संविधान में सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग है ही नहीं। यानी हम बेशक अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं हम भारत के लोग, लेकिन कुछ लोग आरोप यह लगाते हैं, विशेषकर जयप्रकाश नारायण, उन्होंने हमारी प्रस्तावना पर यह आरोप लगाया कि हम भारत के लोग दरअसल सही अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया वो व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई नहीं थी, यानी जनता ने सीधे मतदान कर उन्हें नहीं चुना था। तो सत्ता का स्रोत भारत की जनता कैसे हो सकती है? जब भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना ही नहीं, संविधान सभा के सदस्यों को चुना ही नहीं, तो सत्ता का स्रोत भारत की जनता कैसे हो सकती है? यह चीज हमने संविधान सभा के आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी पढ़ी थी। तो यह आरोप सही नहीं है जो जयप्रकाश नारायण या समाजवादी दल के नेता आरोप लगाते हैं कि सत्ता का स्रोत भारत के लोग नहीं है। यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है। उसके पीछे कारण यह है कि बेशक संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव भारत की जनता ने नहीं किया, लेकिन अगर चुनाव किया भी गया होता तो हमारे यहाँ संविधान सभा का स्वरूप इस प्रकार का ही होता जैसा कि था। तो ये कह देना कि हम भारत के लोग कहना अभिव्यक्ति अलग होगी। और दूसरी बात कि जब संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना पर चर्चा हो रही थी, तब संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था एच.वी. कामत। उन्होंने कहा कि ये जो हम भारत के लोग शब्द है, हम इसकी जगह हम भारत के लोग की जगह हम ये कहें कि हम ईश्वर की ओर से, कि जो संविधान बनाया जा रहा है वो भारत के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा या ईश्वर की ओर से बनाया जा रहा है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए एच.वी. कामत के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन हमारी संविधान सभा में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और इन शब्दों को रखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिस देश ने पहली बार
दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना रखी, उसकी शुरुआत भी ऐसी होती है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हमारी प्रस्तावना भी हम भारत के लोगों से ही शुरू होती है। और आखिरी में 3 शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इंग्लिश में इनके अनुवाद होते हैं अडॉप्ट करना, इनेक्ट करना, गिव टू अवरसेल्व्स। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना, जब हम किसी चीज को अपनाते हैं तब हम कहते हैं अंगीकृत कर लिया है, अडॉप्ट किया है। अधिनियमित का मतलब होता है इनेक्ट करना, जब किसी विषय को, जब किसी प्रावधान को हम कानूनी मान्यता दे देते हैं, वैधानिक मान्यता दे देते हैं, तब उसे कहा जाता है अधिनियमित। आत्मर्पित का मतलब होता है गिव टू अवरसेल्व्स, तो हमने संविधान को अपनाया भी है, उसे अधिनियमित यानी विधिक स्वरूप भी दिया है और भारत की जनता को अर्पित कर दिया। तो इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले अंगीकृत आता है, फिर अधिनियमित आता है और आखिरी में आता है आत्मर्पित। तो ये हमारा पहला विषय था, सत्ता का स्रोत। दूसरा विषय है भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप। देखिए, आप लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा होगा। प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो 5 शब्द हैं, दरअसल ये भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत की सरकार के स्वरूप यानी उसकी नेचर का उल्लेख करते हैं। जब स्टार्टिंग के अंदर हमारी संविधान को लागू किया गया था, तब हमारी प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तब लिखा होता था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन एक संशोधन हुआ था 1976 में, उस संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे हम लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके द्वारा हमने 2 नए शब्दों को जोड़ा। हालांकि 3 शब्द जोड़े थे, लेकिन 2 मुख्य शब्द हमने यहां जोड़े। एक था समाजवादी और दूसरा था पंथनिरपेक्ष। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है, भारत किस प्रकार का रिपब्लिक है, तब हम कहेंगे कि भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक प्रकार का रिपब्लिक है। तो एक बार आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द के आगे लगे हुए विशेषण यानी एडजेक्टिव्स का उल्लेख करें। तो गणराज्य यानी जो हमारा जो गणराज्य है वो 4 प्रकार का है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। अब एक एक करके हम इन 5 शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में इसका अनुवाद होता है सॉवरेन। देखिए, प्रभु सत्ता संपन्न या प्रभुत्व संपन्न एक ही बात है। हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अब हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक प्रभु सत्ता संपन्न देश हैं। इसका मतलब होता है कि अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं, हम किसी विदेशी सत्ता के गुलाम नहीं हैं। हमारे देश एक प्रभु सत्ता संपन्न देश है और हमारे देश के आंतरिक फैसले हों, घरेलू फैसले, हमारे देश के बाहरी फैसले हों, देश से बाहर के, हम उन्हें लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम, अगर आपको याद हो, जब हमने संविधान सभा की आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर, तब हमारी संविधान सभा पर एक आरोप लगाया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा कि भारतीय संविधान सभा प्रभु सत्ता संपन्न नहीं थी, कि हमारी संविधान सभा जो थी वो प्रभु सत्ता संपन्न नहीं थी, क्योंकि वो एक विदेशी सत्ता के अधीन बनी थी। लेकिन यह आरोप पूरी तरह से निराधार इसलिए है क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया, तो हमने इस बात को घोषित कर दिया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हालांकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने का आधार यह है कि दरअसल हम आज भी एक संगठन है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रकुल, उसके सदस्य हैं। दरअसल कॉमनवेल्थ या राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल उन देशों का समूह है जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन या ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो
हम शुरुआत से राष्ट्रसंघ राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। हालांकि जब आयरलैंड को आजादी मिली और आयरलैंड ने को स्वतंत्रता मिली, उसने आपको प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया और उसने ब्रिटेन के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ की सदस्यता को त्याग दिया। लेकिन याद रखिए, पंडित नेहरू ने इस बात का उत्तर संविधान सभा में दिया था कि हमने जो राष्ट्रसंघ यानी जो ब्रिटेन के अधीन गुलाम देशों का संगठन है उसकी सदस्यता अपनी इच्छा से ली है। हम जब चाहें उस संगठन को छोड़ सकते हैं। हम बेशक राष्ट्रसंघ की जो अध्यक्ष हैं, जो ब्रिटेन की महारानी हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन उनका दर्जा भारत के राष्ट्रपति के बाद है, क्योंकि हम एक गणराज्य हैं। और किसी भी संगठन की सदस्यता हम अपनी स्वतंत्रता अपनी इच्छा से लेते हैं और कभी भी उसकी सदस्यता को छोड़ सकते हैं। हम वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, आईएमएफ के सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, और एक सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है कि जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन ना हो और जो अपने देश के आंतरिक फैसले हो, चाहे वो भारी फैसले हो, उन्हें लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। दूसरा शब्द है समाजवादी, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सोशलिस्ट। तो ये जो समाजवादी शब्द था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमारे संविधान में ये समाजवादी शब्द नहीं था, ना ही धर्मनिरपेक्ष था। इन दोनों शब्दों को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा। हालांकि संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। उन्होंने प्रस्तावना के अंदर इस प्रकार की घोषणा करने को कहा था कि भारत एक समाजवादी गणराज्य होगा, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी समाजवादी गणराज्य होगा। लेकिन हमने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। मूल संविधान में केवल कहा गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो। बाद में हमने दो शब्दों को जोड़ा, समाजवादी और पथनिरपेक्ष। अब सवाल यह कि समाजवाद आखिर होता क्या है। देखिए, पूरी समाजवाद को समझाना इस लेक्चर में संभव नहीं है। समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस वाद। वाद का मतलब होता है विचारधारा। समाजवाद एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है। एक समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसका उद्देश्य अपने समाज में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। उसे कहा जाता है समाजवादी विचारधारा। तो अब बात होती है कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद पाया जाता है। समाजवाद कई प्रकार का होता है। मार्क्सवादी भी समाजवाद होता है एक प्रकार का, साम्यवादी समाजवाद भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ साम्यवादी समाजवाद नहीं है। यानी हमारे यहाँ समाजवाद से तात्पर्य है कि हम समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन समाज के लिए कल्याण का कार्य करने की जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि अमीरों से छीन कर उसे गरीबों में बांट देते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग। हमारा ये उद्देश्य है कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी समाज जहां हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें और जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर सरकार समाज में रह रहे लोगों की कल्याण के लिए कार्य करें। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, और यह कार्य केवल सरकार के द्वारा नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के द्वारा भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो एक ऐसा समाजवाद है जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को जगह दी गई है, और इसका उद्देश्य एक ही है, जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करना। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। दो शब्द दरअसल समानांतर शब्दों की तरह उपयोग किए जाते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, लेकिन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद एक ही होता है, और दोनों का अंग्रेजी अनुवाद होता है सेक्युलर। सेक्युलर कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, हम ये कहते हैं। मैंने अभी बताया कि पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वें संशोधन के द्वारा हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। तो पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या 1976 से पहले
भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था? तो इसका उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य 1976 से पहले भी था और 1976 के बाद भी है और आज भी है। और तो सवाल यह है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने 1976 में बाद में जोड़ा। कारण बहुत सारे थे कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, कुछ अन्य कारण थे, स्वर्ण सिंह समिति थी, जिन कारणों की वजह से हमने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा। अब सवाल यह कि पंथ निरपेक्ष राज्य होता क्या है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसका कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं होता। मतलब उसकी कोई भी देश, कोई भी सरकार किसी भी धर्म विशेष को अपना ऑफिशियल स्टेटस नहीं देती कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, ऐसा नहीं। हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि हम पंथ से निरपेक्ष हैं, अलग हैं, यानी तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। हम ना ही किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देते, प्रोत्साहित करते, और ना ही किसी धर्म विशेष को हतोत्साहित करते, ना ही घटाते। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, हम सभी धर्मों को समान बराबर मानते हैं। इसलिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार बनाकर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। दरअसल 3 प्रकार के राज्य होते हैं, धार्मिक राज्य। एक होता है नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य का मतलब होता है कि जो धर्म विरोधी हो। हम धर्म विरोधी नहीं है, हम नास्तिक राज्य नहीं है। नास्तिक राज्य का मतलब होता है कि जो धर्म विरोधी हो। दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य का मतलब होता है जो किसी एक विशेष धर्म को दर्जा देता है। हम वो भी नहीं है, हम ना ही नास्तिक हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है, ना ही सैद्धांतिक हैं, हम किसी एक धर्म विशेष को दर्जा नहीं देते, बल्कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। पर पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हम ना ही किसी धर्म विशेष को दर्जा देते, ना ही किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देते, ना ही किसी धर्म विशेष को नीचे गिराते। हम सभी धर्मों को समान और बराबर मानते हैं। उसी को कहा जाता है पंथ निरपेक्ष राज्य। दूसरा सवाल कई बार बच्चों के मन में होता है कि क्या सर धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बात है या इन दोनों में कुछ अंतर? अगर हम इसका डिक्शनरी में अंग्रेजी अनुवाद देखें तो एक ही अनुवाद मिलता है, सेक्युलर। लेकिन कुछ लोग इन दोनों शब्दों को अलग मानते हैं। दरअसल धर्म एक व्यापक संकल्पना होती है और धर्म के अंदर कुछ पंथ होते हैं। जैसे आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा। बौद्ध एक धर्म है और उस बौद्ध धर्म के अंदर कई पंथ पाए जाते हैं, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान। तो हम ना ही धर्म विशेष को मान्यता देते और ना ही किसी पंथ को मान्यता देते। हम दोनों से क्या है, निरपेक्ष हैं, अलग हैं, यानी तटस्थ हैं। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लोकतंत्र क्या है, तब आप में से अधिकतर बच्चे अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट कहते हैं, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। सही बात है, लेकिन लोकतंत्र भी 2 तरह का होता है। लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब वहां पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे अगर हमें चुनने का अधिकार है तो हमें वापस बुलाने का अधिकार भी है। ऐसा नहीं है किसी को 5 वर्ष के लिए जनता ने चुना तो वो 5 वर्ष तक रहने ही वाला है। अगर जनता को उसका कार्य पसंद नहीं आता तो उसे 5 वर्ष से पहले बुला भी सकती है। उसे कहते हैं रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। तो भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र होने की 3 शर्तें होती हैं। आप लिख लीजिएगा तो यह याद रखिएगा कि जहां पर भी लोकतंत्र पाया जाएगा वहां पर 3 शर्तें होंगी। पहला, भागीदारी, यानी भागीदारी होनी चाहिए। किसकी भागीदारी? जनता की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी जनता को चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी हो, जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार भी हो। तो भागीदारी किस प्रकार की? चुनाव में भाग लेने की, चुनाव में मतदान करने की। रिप्रेजेंटेशन,
अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, वोट करने का अधिकार भी, वोट अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी और चुनाव लड़ने का अधिकार भी, और आखिरी उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी। ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव में वोट डाला, अपने प्रतिनिधि को चुना या हमने चुनाव लड़ा, लेकिन उत्तरदायित्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त होती है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना वो हमारे प्रति उत्तरदायी भी हों, जिम्मेवार भी हों, रिस्पॉन्सिबल भी हों। तो याद रखिएगा, किसी भी लोकतंत्र की 3 शर्तें होती हैं। पहली होती है पार्टिसिपेशन, भागीदारी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। भागीदारी, उत्तरदायित्व और प्रतिनिधित्व, और किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि सरकार राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, हम हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कहते हैं, संसद के प्रति नहीं, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी आती है। सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक। आसान भाषा में हम कहें लोकतंत्र का मतलब जहां सत्ता ना तो किसी व्यक्ति के पास हो, ना ही कुछ लोगों के समूह के पास हो, बल्कि किसके पास हो? जनता के पास। देखिए, अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है तो वो लोकतंत्र हो नहीं सकता, वो तानाशाह होगा या राजतंत्र होगा। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है तो वो गुटतंत्र होगा। लेकिन जब सत्ता, अथॉरिटी जनता के पास होगी तभी हम उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की 3 शर्तें हैं: पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 शर्तें लोकतंत्र के लिए जरूरी होती हैं। 5वां शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। हम बोलते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी पद पर भर्ती, किसी भी पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, किसी भी पद के योग्य होगा अगर वो निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है। और सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है गणराज्य का मतलब कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्र का मुखिया जो है, वो वंशानुगत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन में भी सब लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है, तो दोनों में अंतर क्या है? ब्रिटेन में वंशानुगत लोकतंत्र पाया जाता है, यानी वहां का जो लोकतंत्र में सबसे ऊपर राष्ट्र का मुखिया है वो वंशानुगत होता है कि एक पीढ़ी के ही लोग राष्ट्र के मुखिया बनते हैं। लेकिन भारत में पाया जाता है लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ राष्ट्र के मुखिया कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुना जाता है। तो भारत में किस प्रकार का गणराज्य है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यह भारतीय शासन प्रणाली का स्वरूप है। तीसरा विषय है संविधान के उद्देश्य। देखिए, एक शब्द होता है लक्ष्य और दूसरा होता है उद्देश्य। ये जो हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, ना कि लक्ष्य। पहला उद्देश्य है न्याय, जस्टिस, दूसरा है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, तीसरा है समानता यानी इक्वालिटी, चौथा है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। तो ये संविधान के उद्देश्य हैं, लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य एक व्यापक अवधारणा होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य कलेक्टर बनना है, तो ये गलत है। आपके जीवन का उद्देश्य कलेक्टर बनना नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य इससे बड़ा है। वो उद्देश्य हो सकता है कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनना, अपने माता पिता की सेवा करना, देश के कल्याण के लिए कार्य करना। हाँ, आपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य अपनाया है, सिविल सर्विसेज, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये संविधान के उद्देश्य है, ना कि लक्ष्य। तो पहला संविधान का पहला उद्देश्य है जिसे हम बोलते हैं न्याय, जस्टिस। देखिए, यहां पर न्याय का मतलब कानूनी न्याय से नहीं है। जब भी न्याय शब्द का उल्लेख होता है तब हमारे मन में तुरंत एक दिमाग में अवधारणा बनती है कि कोर्ट की बात हो रही है, न्यायपालिका की बात हो रही है।
कि हम कोर्ट में गए हैं, न्यायपालिका में गए हैं और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया है, ऐसा नहीं है। न्याय का मतलब यहां पर कानूनी न्याय से नहीं है, लीगल जस्टिस से नहीं है। यहां पर न्याय का मतलब वितरण मूलक न्याय से है। यानी एक तो होता है कि मान लीजिए किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ और उसके साथ बुरा हुआ, वो न्यायालय में गया और न्यायालय ने उसके साथ जो बुरा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किए, तो वो हुआ कानूनी न्याय। वितरण मूलक न्याय का मतलब होता है कि देश में, समाज में ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं कि किसी के साथ अन्याय हो ही ना, बुरा हो ही ना, तो उसको कहते हैं वितरण मूलक न्याय। और हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कभी सोचिएगा अपने मन में अकेले बैठकर कि संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात क्यों कही, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। वो चाहते तो पहले राजनीतिक न्याय भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक न्याय होगा, फिर आर्थिक न्याय होगा, फिर राजनीतिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ग, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। पर अगर भेदभाव नहीं होगा तो इसका मतलब सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक संसाधन, पैसा, धन केंद्रित ना हो, बल्कि वो समाज में समान रूप से बटा हो, अमीर गरीब की खाई ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दे, ऐसा नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में असमानताओं को दूर करना है, लेकिन असमानताओं को दूर करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट दें। ये तब हो सकता है कि जब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करे, लोगों को सक्षम बनाए ताकि वो अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर सके। और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय, जो कि हमारे यहाँ पूरी तरह से पाया जाता है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको मतदान करने का अधिकार है, आर्टिकल 325, 326, और कानून की नजर में सब बराबर है, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। संविधान का दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता, लिबर्टी। फ्रीडम शब्द नहीं है यहां पर, लिबर्टी शब्द है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब जब हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरी जो इच्छा वो कर सकता हूं। दरअसल ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ होता है। स्वतंत्रता का मतलब भारतीय संविधान में है एक निश्चित सीमाओं में रहकर, एक निश्चित पाबंदियों में रहकर अपना काम करने की स्वतंत्रता। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे स्वतंत्रता है। अगर हर किसी को ऐसी स्वतंत्रता हो कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तो देश कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे यहाँ स्वतंत्रता जो मिलती है वो एक निश्चित सीमाओं में रहकर मिलती है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में इस समय हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, तो वर्तमान में लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार है, हम भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो आप अपने घर से घर से निकले और बोल रहे हैं कि हम तो बाहर घूमेंगे भैया, ऐसा नहीं है। आपके पास स्वतंत्रता है भारत में घूमने फिरने की, लेकिन एक निश्चित सीमाओं में रहकर। सरकार चाहे तो उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगा सकती है। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। जैसे न्याय में 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसी प्रकार स्वतंत्रता में 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार और अभिव्यक्ति का संबंध हमारे संविधान के आर्टिकल 19 से है, और वहीं विश्वास, धर्म और उपासना ये हमारे आर्टिकल 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों में संबंध। विचार का मतलब होता है विचारधारा, कि हम किसी भी विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते जो हमारे देश या हमारे समाज के विरुद्ध हो। याद रखिए, स्वतंत्रता कैसी? एक निश्चित सीमाओं में रहकर अपना काम करने की। तो हम गांधीवादी विचारधारा को अपना सकते हैं, हम समाजवादी अपना सकते हैं, लेकिन हम आतंकवाद, नक्सलवाद, इस प्रकार की विचारधाराओं को नहीं अपना सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, कि हम जो चाहे बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, देश के विरुद्ध हो। तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एक निश्चित सीमाओं में रहकर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलने की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास का मतलब होता है किसी के प्रति आस्था रखना,
मान लीजिए कि आपका कोई धार्मिक गुरु है, आप उसके प्रति आस्था रखते हैं, आप किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा के प्रति विश्वास रखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास रखते हैं, तो आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। लेकिन किसी ऐसे धार्मिक गुरु या ऐसी संस्था के प्रति आप विश्वास नहीं रख सकते जो कि समाज या राष्ट्र के विरुद्ध हो। धर्म की स्वतंत्रता, हमारे आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है कि मेरा जो धर्म है मुझे इसको मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने, उसका पूरा अधिकार है, लेकिन एक निश्चित सीमाओं में रहकर। उपासना का मतलब पूजा पाठ, यानी मेरे धर्म में जिस प्रकार के रीति रिवाज, जिस प्रकार के पूजा पाठ दिए गए हैं, मुझे उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं कोई ऐसी उपासना नहीं कर सकता जो कि हमारे देश या हमारे समाज के विरुद्ध हो। तो स्वतंत्रता का मतलब एक निश्चित सीमाओं में रहकर अपना कार्य करने की स्वतंत्रता, जो कि 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तीसरा उद्देश्य है समानता, इक्वालिटी। जब हम समानता शब्द का उपयोग करते हैं तब हमारे दिमाग में बात आती है कि सब बराबर है, सब इक्वल है, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, सब कानून की नजर में, संविधान की नजर में बराबर है। लेकिन यह संक्षिप्त है, छोटा है। क्या भारत में जितने भी लोग रहते हैं, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चा, अमीर, गरीब, क्या हर समाज के हर वर्ग, हर लिंग, हर जाति के लोगों की परिस्थितियां एक जैसी हैं? क्या आप भी उतने सक्षम हैं जितना मैं या कोई और? ऐसा नहीं है। क्या महिलाएं भी उतनी सक्षम हैं जितने कि पुरुष? क्या बुजुर्ग भी उतने सक्षम हैं जितने कि बच्चे? ऐसा नहीं है। तो हम समानता की बात इस तरह से करते हैं कि समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि वो प्रतिष्ठा से, अवसर की समानता हो। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल में जाकर पढ़ सके। एक व्यक्ति अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो जाकर पढ़ सकता है। तो क्या कानून की नजर में सब बराबर हुए? ऐसा नहीं है। तो जो लोग गरीब हैं, उनको अवसर की समानता देनी होगी ताकि वो गरिमापूर्ण तरीके से, प्रतिष्ठा से अपना जीवन जी चुके। तो समानता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार ना हो, लेकिन हम सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। देखिए, भेदभाव क्या होता है? एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए भेदभाव करें तो वो नकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम किसी एक विशेष वर्ग, एक कमजोर वर्ग को ऊपर लाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर बल दिया है। चौथा उद्देश्य है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले लोग प्रेम से, मिलजुल कर, प्रेम भाव से रहें। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार के बंधुता की बात की गई है। पहला, जो व्यक्ति की गरिमा के अनुकूल हो, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल। देखिए, भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग इसलिए इकट्ठा हो गए हैं कि वो किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। मान लीजिए कि कोई बिहार का कोई व्यक्ति है, वो काम करने के लिए महाराष्ट्र में जाता है। महाराष्ट्र के लोग इकट्ठे होते हैं, भाईचारा बनाते हैं और उसको मार पीट कर भगा देते हैं। क्या ऐसा भाईचारा? ऐसा भाईचारा नहीं। जो व्यक्ति की गरिमा के अनुकूल और राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल भी हो। राष्ट्र की एकता का मतलब कि भारत में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें। अखंडता का मतलब कि भारत की जो भूभागीय क्षेत्र है वो अखंड हो, उसे कोई तोड़ ना सके। तो हमारे यहाँ भाईचारा कैसा, बंधुत्व कैसा? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल। याद रखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं और उसमें कहा भी गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत में रहने वाले लोगों के साथ प्रेम भाव से, बंधुता से रहे, भाईचारे से रहे, जो किसी भी धर्म, प्रदेश, भाषा या वर्ग से परे हो। तो ये उसी भाईचारे की बात हो रही है, ऐसा भाईचारा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल। चौथा है लागू होने की तिथि। हालांकि हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सभा पर जो संविधान सभा ने जो हमारे संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे वो थी 26 नवंबर 1949।
और उस समय हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। तो जो आप लोग एक पहले में आपकी संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसी को मैंने 4 टुकड़ों में बांटकर समझाया है। आशा करता हूं कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों का उत्तर दूं। तो अभी तक हमने प्रस्तावना के 2 वीडियोस पढ़े थे। पहला पढ़ा था प्रस्तावना का परिचय, जिसके अंदर हमने बात की थी उद्देश्य का प्रस्ताव की, और दूसरा बात की थी अलग अलग लोगों ने प्रस्तावना की भूमिका के बारे में क्या कहा है। किसी ने परिचय पत्र कहा, किसी ने जन्म कुंडली कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जीवन दर्शन का आधार कहा। वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक, आज हमने प्रस्तावना की मूल विषय वस्तु को अच्छे तरीके से पढ़ा कि वो क्या है। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा मेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। दूसरा सवाल, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा सवाल, प्रस्तावना की आलोचना क्या है और प्रस्तावना की, हमारे संविधान में प्रस्तावना को रखने की उपयोगिता क्या है। और एक लास्ट में 42वें संशोधन के द्वारा हमने हमारी प्रस्तावना के अंदर दरअसल 4 शब्दों को जोड़ा था। मेन 3 शब्द थे लेकिन शब्द 4 थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था और अखंडता। हम सामान्यतः कहते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लेकिन और शब्द भी हमने जोड़ा था, और अखंडता। ये हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े थे। अगला जो कल का जो लेक्चर होगा वो प्रस्तावना के मुख्य परीक्षा से संबंधित होगा। आईएएस के परीक्षा में या लोक सेवा आयोग की परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, तो हम उस संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो आखिर में आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रखिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पर एक बेल बनी होती है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी लेक्चर आए तब आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई लेक्चर अपडेट हुआ। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।